मैम I've started the recording. ओके, थैंक यू बच्चे। बेटा आपकी क्लास का सीआर कौन है? मैम शिवांगी and रोहित चौधरी. शिवांगी या रोहित चौधरी? शिवांगी है यहाँ पर? अभी नहीं है। अगर आप लोगों को पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, एक्चुअली मैं कई बार भूल जाती हूँ कि रिकॉर्डिंग करना, तो आप लोग याद रखिए उसको रिकॉर्डिंग करना। और जो अभी मैं अनाउंस कर दूँगी, जो क्लास के सीआर है वो लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, वो रिकॉर्डिंग प्रेस कर दिया करेंगे रिकॉर्डिंग का बटन, तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके ओके मैम. अभी क्लास पहली वाली क्लास अभी ओवर नहीं हुई है क्या? मैम ह्यूमन वैल्यू अभी क्लास लगा हुआ है। अच्छा, अब आप लोग की लैब्स हट गई हैं, तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप उसे भूल जाएं। आप लोग घर पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आपको ये एडवाइस करूँगी जो सर्किट हम क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी मैं बना रही हूँ, आप उसको अपना, अगर आपके पास टाइम है, आपका मन करता है, आपको इंटरेस्ट आता है, तो आप उसको टिंकर कैड पर करने की कोशिश करें, ठीक है? और अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। कल भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने उसको पूरा क्लास में मतलब मीटिंग कर कर उसको समझाने की कोशिश करी थी। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? Students, should I start my class? हम सेटिंग अटेंड बना दिए। हाँ, अटेंड बना अटेंडिव दीजिए बना मैम। ओके। मैंने परमिशन चेंज कर दी है, ठीक है? आई थिंक हम स्टार्ट करती हूँ। बच्चों, मैंने कल बोला था आपको टेस्ट के लिए, मतलब लास्ट क्लास में बोला था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सबके यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी हम जो है इस टेस्ट को थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है? अभी हम इस टेस्ट को नहीं ले रहे। और असाइनमेंट तो अवेलेबल है, मैंने इसकी कोई लास्ट डेट नहीं दी है। जैसे भी आप लोगों को कंफर्टेबल हो आप वैसे उसे सबमिट कर दो, ठीक है? क्वेश्चन बैंक जो है मैंने टीम्स पर अपलोड कर दिया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, और आपके पास मेल आई चुकी होगी, देयर विल बी नो सेशनल, ठीक है? अभी कोई सेशनल नहीं है,
और एक्सपेरिमेंट्स जो हैं अभी लैब्स और ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। तो आप जो है जब भी आपके पास टाइम हो, जब भी आप कंफर्टेबल हो, जब भी आप रिलैक्स्ड हो, तब आप अपना धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट को सबमिट कर दो। ठीक है, किसी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सब्जेक्ट में, कोई बर्डन लग रहा है या कोई कुछ प्रॉब्लम? एनीवन? इज इट ओके? नो मैम। ठीक है, टेस्ट हम नहीं ले रहे हैं। चलिए, लास्ट क्लास में आपका काफ़ी दिन का गैप हो जाता है। लास्ट क्लास में हमने फ़िल्टर्स पढ़े थे। फ़िल्टर्स में भी 4 टाइप के फ़िल्टर होते हैं, जिसमें कि मैंने बताया कि ऑर्डर्स भी होते हैं कुछ, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर। आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट ऑर्डर लो पास से स्टार्ट किया था और उसमें एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाया था Z1 और Z2 के टर्म्स में, और ये आपको बताया था कि लो पास फिल्टर के केस में RC होता है और फर्स्ट ऑर्डर के हाई पास में CR होता है। मतलब पहले कैपेसिटर आता है और फिर रेजिस्टेंस आता है। दोनों की कैलकुलेशंस मैंने साइड बाई साइड करने की कोशिश करी थी, मैग्नीट्यूड फेज निकाला था और ये बहुत ही ईजी है, बिल्कुल सेम ही आता है। आप देख सकते हैं दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर F/FH है, यहाँ पे FL/F। बाकी जो इनका फेज़ है उसमें भी बस थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है, और जो इनकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। आप देख सकते हैं F1/2πRC और यहाँ पर भी 1/2πRC ही रहता है। ठीक है, इसकी हेल्प से हमने इनके केस डिस्कस करे थे एंड वी हैव ड्रॉ द फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्सेस। ये हमने ये हाई पास का फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स प्लॉट किया था, ये हमने लो पास का फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स प्लॉट किया था। पास बैंड था, ट्रांजिशन बैंड था, स्टॉप बैंड था, और यहाँ पर भी पास बैंड है, स्टॉप बैंड है और ट्रांजिशन बैंड है। ठीक है, एक 3 dB फ्रिक्वेंसी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो आपकी सब सेम होती है, तो प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, टुडे इज 6 में। ठीक है, फिल्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने जो है फर्स्ट ऑर्डर का लो पास फिल्टर और फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर जो है वो समझ लिया था, उसका गेन निकाल लिया है और उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमने निकाल ली। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होती है 1/2πRC होती है दोनों ही केसेस में, और जो गेन होता है, गेन का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड वी नो, ये इसको ऐसे दिखाते हैं, इज इक्वल टू AF/√1 बताइए क्या होता है? वन अपॉन F/FH का होल स्क्वायर। ये, हाँ जी, ये बच्चे हमारा लो पास के लिए होता है, और हाई पास के लिए जो गेन हो जाता है वो हो जाता है AF/√1 प्लस FL/F, वेयर F and FH आर देयर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दोनों का बिल्कुल सेम रहता है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से टाइप का जो है फिल्टर है। दिस इज़ फॉर लो पास एंड दिस इज़ फॉर हाई पास। यहाँ पर एक टर्म आपको याद करनी पड़ेगी, ये जो हम फिल्टर्स पढ़ रहे हैं दिस इज़ ऑफ बटरवर्थ। आप अभी इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये बटरवर्थ क्या है, बस आप ये समझ लीजिए बटरवर्थ इस टाइप के फिल्टर्स का नाम है। इट इज़ द नेम ऑफ द फिल्टर, कि बटरवर्थ फिल्टर है, चेबशेव फिल्टर्स है, बहुत तरह तरह के फिल्टर्स होते हैं, लेकिन अभी हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। तो अभी आपको, अगर आपसे पूछता है कोई बटरवर्थ फिल्टर आपको बनाना है, तो इसका मतलब है आपको यही वाला फिल्टर बनाना है। अब बटरवर्थ में कौन सा बनाना है? फर्स्ट ऑर्डर का बनाना है, सेकेंड ऑर्डर का बनाना है। अगर फर्स्ट ऑर्डर का है लो पास हाई पास तो आप ऐसे बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को डाउट है?
बताइए मुझे। अभी हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी स्केलिंग। फ्रीक्वेंसी स्केलिंग, स्केलिंग का मतलब आप समझते हैं? डू यू नो द मीनिंग ऑफ स्केलिंग? चलिए मैं बता देती हूँ। फ्रीक्वेंसी स्केलिंग का मतलब है जैसे कि आपने कोई फ़िल्टर डिज़ाइन किया, लेट आपने कोई फ़िल्टर डिज़ाइन किया, कौन सा फ़िल्टर किया? बटरवर्थ किया, और बटरवर्थ का फर्स्ट ऑर्डर का लो पास फ़िल्टर आपने डिज़ाइन किया। लो पास फ़िल्टर की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी? 1 किलोहर्ट्ज़ थी। इसका मतलब क्या है कि वो 1 किलोहर्ट्ज़ तक के सिग्नल को क्या करेगा? पास करेगा, और आफ्टर 1 किलोहर्ट्ज़ इट विल स्टॉप। भाई जितना, अगर ये इतना है तो ये पास बैंड की तरह काम करेगा, और अगर आपका एफ ग्रेटर देन 1 किलोहर्ट्ज़ है तो कैसे काम करना चाहिए? स्टॉप बैंड की तरह काम करना चाहिए। बट कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि जो आपने फ़िल्टर डिज़ाइन करा है उसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आपकी रिक्वायरमेंट हो गई कि भाई नहीं, मुझे ना ये फ़िल्टर जो है क्या करना है? 1.5 के लिए डिज़ाइन करना था। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 1.5 किलोहर्ट्ज़। तो अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करूँगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज करूँगी, देन इट मीन्स कि आई एम डूइंग द फ्रीक्वेंसी स्केलिंग, ठीक है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस टर्म? फ्रीक्वेंसी स्केलिंग। फ्रीक्वेंसी स्केलिंग का मतलब क्या है कि मैं इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रही हूँ, चेंज ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। चलिए अब हम एक एक इसका न्यूमेरिकल करते हैं, फिल्टर की डिज़ाइनिंग का। मैं यहीं पे इसलिए एक न्यूमेरिकल करा दे रही हूँ क्योंकि अभी हमने बिल्कुल रिसेंटली पढ़ा है, तो सबसे पहले इसके हम डिज़ाइनिंग स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि आपको चूज़ करना होगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है अपनी FC और FH और FL, या फिर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में गिवन होती है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तब तो ठीक है, अगर उसने क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप कोई भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को चूज कर लेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर और लिख दिया है, या तो गिवन होगी या आपको करनी पड़ेगी। सेकेंड स्टेप क्या है कि आप जो है एक कैपेसिटर की वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। कितनी करनी है? कैपेसिटर की वैल्यू या तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं लेस देन और इक्वल टू कितना? 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 कहता है कि अगर आपने सी की वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया है, देन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। आर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? आपके पास FC इज इक्वल टू 1/2πRC दिया हुआ है। आपके पास FC की वैल्यू भी आपको पता है स्टेप नंबर 1 से, C की वैल्यू आपको स्टेप नंबर 2 से पता है, 2π आपका कांस्टेंट है। यहाँ से आपकी R की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप है पास बैंड गेन। दो हैं, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, यू हैव टू चूज योर सेल्फ।
ठीक है, या फिर क्या होगा कि क्वेश्चन में गिवन हो। पास बैंड गेन को हम AF से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, AF की जो वैल्यू होती है, अगर हम पीछे भी देखेंगे तो 1 + RF/R होती है, जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग का गेन होता है। सॉरी, इट इज़ R1। ठीक है, यहाँ से अगर AF की वैल्यू गिवन है तो आपके पास एक रिलेशन मिल जाएगा। देयर विल बी अ रिलेशन बिटवीन R1 एंड RF। ठीक है, ये आपको गिवन है। यहाँ से 1 इज योर कांस्टेंट और उससे आपकी वैल्यू आपको पता चल जाएगा। आप जो है रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आप चूज करते हैं, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 किलो ओम। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 10 किलो ओम तक की आप इसमें वैल्यू को रख सकते हैं। किसी को इन स्टेप्स में कोई डाउट है? एनी? नो? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम इसका एक न्यूमेरिकल डिजाइन करते हैं। आप कोई भी R1 या RF की वैल्यू को आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि R1 की वैल्यू को लेट कर लिया है, RF की वैल्यू को। लेकिन जब भी आप इसको करने की कोशिश करें तो आप जो है कोशिश करें कि इन दोनों को मतलब ज़्यादातर ये सेम ही आती हैं एक्चुअली। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। डिजाइन फर्स्ट ऑर्डर, या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं डिजाइन, वही अपना माइक म्यूट करो, डिजाइन अ बटरवर्थ फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर with कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जिस बच्चे का माइक खुला हुआ है उसको बंद करिए प्लीज। 1 किलोहर्ट्ज, और यहाँ पर जो एंड पास बैंड गेन कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ। ठीक है, तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 जो कहता है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में कहता है। इस क्वेश्चन में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, FC इज इक्वल टू 1 किलो हर्ट्ज। इट इज गिवन। अगर ये गिवन नहीं होती तो आप कुछ भी ले लेते, 1 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज, जो भी आपका मन करे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 है कि आपको कैपेसिटर की जो वैल्यू है उसको आपको चूज करना है। कैपेसिटर की वैल्यू को चूज करना है। लेट मैंने ले लिया कि कैपेसिटर जो है कितना है, 0.001 माइक्रोफैरड। आप कुछ भी ले सकते हैं। उसने बोला था कि 1 माइक्रोफैरड से आपको कम लेनी है, तो आप 0.1 भी ले सकते हैं, 0.01 भी ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पे सबका आंसर अलग आता है, क्योंकि कोई कैपेसिटर की वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हैं। 1 माइक्रोफैरड भी आप कैपेसिटर की वैल्यू ले सकते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, आपको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यू विल यूज द फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/2 पाई RC। F की वैल्यू आपके पास गिवन है 1 किलो हर्ट्ज, C की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.01। फटाफट मुझे बताइए कि क्या आंसर आएगा। दिस इज 1 × 10⁻³ इज इक्वल टू 3.14। सी की वैल्यू है 0.01 माइक्रोफैरड। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और R। ओके, टेल मी द वैल्यू ऑफ R। 15.9 किलो। 15.9 किलो ओम। ठीक है, बिल्कुल सही आ रही है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या है हमारा,
स्टेप नंबर 4 है हमारे पास कि पास बैंड गेन गिवन होना चाहिए। पास बैंड गेन जो है वो हमारा गिवन है 2, और पास बैंड किसके इक्वल होता है 1 प्लस आर एफ बाय आर के इक्वल होता है R1 के। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ बाय R1 विच इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू आर एफ, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, 2 इधर चला जाएगा। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट R1 की वैल्यू मैंने 10 किलो ओम मान ली है, तो ऑटोमेटिकली RF की वैल्यू कितनी हो गई 10 किलो। तो ये तो हो गए आपके डिजाइनिंग स्टेप्स। उसके बाद फाइनल आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो ऐसा नहीं है कि आप यहीं पर छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, आपको मार्क्स जब मिलेंगे जब आप इस क्वेश्चन में इसको पूरा डिजाइन करके दिखाएंगे इसका सर्किट। यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा +15, यहाँ पे क्या आएगा -15, यहाँ पर क्या आएगा आपका आउटपुट, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस है RF, और यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है R1, ये ग्राउंड हो रखा है यहाँ से। यहाँ पर ये कौन सा फिल्टर है लो पास फिल्टर है। लो पास फिल्टर में आपको पता है कि पहले क्या आता है R आता है, इसीलिए यहाँ पे पहले R लगा दिया, और इस नोड पर क्या आता है C आता है, यहाँ पर आपने इसको ग्राउंड कर दिया, यहाँ से आपने इनपुट दिया, ये R है आपका, ये आपका C है। फिर आप क्या करिए इनकी वैल्यूज़ को लिख दीजिए। RF की वैल्यू क्या आई है 10 किलो ओम, ये कितनी आई है 10 किलो ओम, ये कितना आया है 0.01 माइक्रोफैरड, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है 3.9 किलो। ठीक है, और यहाँ पर इसको लिख दीजिए फिगर बना के, कौन सा फिगर है बटरवर्थ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर। इज इट ओके? दिस इज द डिजाइनिंग क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं जैसे ही क्वेश्चन है, हाँ हेलो मैम एक डाउट थी। बेटा आपका आवाज़ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। प्लीज़ राइट इन द चैट बॉक्स। प्लीज़ राइट इन द चैट बॉक्स। इज इट ओके एवरीबॉडी? साक्षी, सत्यम, उत्कर्ष, रोहित, शिवांगी, Yes, ma'am. Yes, is ma'am. it okay? Yes, ma'am. Okay. Rohit and Shivangi, you are the CR of the class. आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे कोई क्लास स्टार्ट हो रही है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। कई बार हो सकता है मैं भूल जाती हूँ कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ओके मैम। Okay, ma'am. सी का वैल्यू लेंगे 0.01। सत्यम, इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, ये डिजाइनिंग का है। बस मैंने आपको बताया कि आपको 1 माइक्रोफैरेड से इक्वल या उससे लेस देन की वैल्यू लेनी हो सकती है। तो हो सकता है कोई बच्चा तो 0.01 माइक्रो लेके सॉल्व करे, हो सकता है कोई बच्चा 0.1 लेके सॉल्व करे, 1 माइक्रो के हिसाब से सॉल्व करे। जैसे जैसे आप कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करेंगे आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट आएगी, बस। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन 1 माइक्रोफैरेड से कम आपको चूज करनी है। इज इट ओके सत्यम? इज इट? फटाफट क्वेश्चन देती हूँ। डिजाइन अ फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर with cutoff frequency मैंने सपोज 5 किलोहर्ट्ज़ की दे दी और पास बैंड गेन दे दिया मैंने इज इक्वल टू 3। अब इसको ज़रा ट्राई करके देखिए,
मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। अगर आंसर मैच करना है तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि सी की वैल्यू जो है 0.01 माइक्रोफेरेड लेकर ही सॉल्व कर देते हैं। 31.84 ठीक ओम है, आ रहा है 1 माइक्रोफैरड पे। इतनी जल्दी कर भी दिया। अच्छा बताओ क्या रहा है आंसर रेजिस्टेंस? मैम 1 माइक्रोफैरड पे लिए हैं 31.84 ओम। अच्छा, C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है? 31.84 84 किलो ओम। 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 यस मैम, 1 माइक्रोफैरड लेंगे तो ऐसे इजी हो जाएगा। लेकिन जैसे कि ये 31.84 रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें ना, तो ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो अगर आपकी वैल्यूज़ ऐसी आ रही हैं तो आप इसको ऐसे ना लें। आप कोशिश करें कि छोटी वैल्यूज़ लें ताकि आपका जो रजिस्टर है वो कुछ रियलिस्टिक हो। क्योंकि इस केस में मैं आपको बता दूं, ओम में जो जैसे कि हम सर्किट बनाते हैं, हमने टिंकरकैड पे सर्किट बनाए, हमने उसमें वायर्स ऐड करे तरह तरह के। तो मैं आपको बताऊं, जो 1 मीटर का वायर होता है ना, 1 मीटर का जो वायर होता है वो 1 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है। तो आप ये सोचो कि अगर आपके पास 100 किलो ओम है, उसमें अगर 1 का ऐड हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपके पास ये जो वैल्यू है ये आपके पास 20 ओम, 30 ओम, 10 ओम ऐसे हुई ना, तो ये जो 1 ओम है ना, ये इसमें एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा और उससे आपके जो आंसर्स हैं वो आपके आंसर्स प्रॉपर नहीं आएंगे। आंसर तो थ्योरेटिकल कर रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम इनको सिमुलेशन करेंगे या डिज़ाइन करेंगे, हम इनको प्रैक्टिकली डिज़ाइन करेंगे, तब आप ये प्रॉब्लम फेस करें। तो उससे बचने के लिए आप जो है ठीक है बच्चे, मुझे जो मैंने वैल्यूज लिए हैं इस पे किसी ने निकाला है, इस पे बता दीजिए अगर किसी का आंसर आ रहा है तो। यस मैम 6 मैम। मैंने आपसे क्वेश्चन दिया है, कोई इसका मेरे पास आंसर? हाँ, इसके लिए मैम रेजिस्टेंस आ रहा है 3.184 किलो ओम। 3.184 ठीक है। किलो ओम। हम्म, और मैम RF आ रहा है 20 किलो ओम। ठीक है। और जब भी आपके पास डिजाइनिंग का क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको ये स्टेप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये स्टेप नहीं बनाते, इसको डिजाइन नहीं करते हैं, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट, तभी जाके, क्योंकि उसे क्या पता कि आपका R1 क्या है, RC क्या है। भाई आप डिजाइन करने वाले हैं, हमने एक नोटेशन ले ली कि RF क्या है, लेकिन हो सकता है जो एग्जामिनर है उसे तो नहीं पता ना कि RF क्या है या रेजिस्टेंस है या C लगा है। तो ये चीज़ दिखाने के लिए आपको ये वैल्यूज दिखानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लो पास और फर्स्ट ऑर्डर का हाई पास क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, चलिए अब हम जो है नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा सेकंड ऑर्डर फिल्टर। सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ ही लिख देती हूँ मैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, बटरवर्थ फिल्टर। अब सेकंड ऑर्डर में 2 टाइप के हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से? लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर। नाम से समझ में आ रहा है कि भाई सेकंड ऑर्डर है, इसका मतलब कितने आरसी पेयर होंगे? इसका मतलब 2 आरसी पेयर वहाँ पर होंगे। ठीक है, प्लस आपका जो है ओपैम्प होगा। मैं यहाँ पर एक जनरल स्ट्रक्चर बनाती हूँ। सेकेंड ऑर्डर फिल्टर, तो इस चीज़ से तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि भाई एक ओपैम्प आएगा यहाँ पर, ये इसका आउटपुट होगा, यहाँ पे ये +15,
-15 होगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा, RF, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R होगा, मैंने R माना है, यहाँ पे मैं इसको ग्राउंड कर रही हूँ, ठीक है। और जो है ये जो है यहाँ पर आपके क्या होंगे, इम्पिडेंसेस होंगे। मैं आपको एक मिनट जनरल स्ट्रक्चर बता रही हूँ। यहाँ पर एक इम्पिडेंस है, यहाँ पर एक इम्पिडेंस है, यहाँ पर एक इम्पिडेंस है, और यहाँ पर एक इम्पिडेंस है, ठीक है। ये इम्पिडेंस तो आपका हो रहा है ग्राउंड, ठीक है। ये वाला जो इम्पिडेंस है ये इसके साथ यहाँ पर अटैच्ड, ठीक है। यहाँ से आप देंगे इनपुट, और ये आपका क्या है, Z1, Z2, सॉरी ये Z2 है, ये Z3 है, और ये Z4 है, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? पहले ये बताओ, ये सेकंड ऑर्डर है, पहले वाला जो फर्स्ट ऑर्डर था उसमें सिर्फ 2 ही इम्पिडेंस थे, Z1 Z2। यहाँ पर जो है मेरे पास 2 पेयर होने चाहिए, इसीलिए Z1 Z2 Z3 Z4 4 मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंसेस लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको एक V0 बाय V इन की एक वैल्यू को मैं फाइंड आउट करूँगी इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा काम है यहाँ पर करंट्स को एज्यूम करना। मैंने इस पोटेंशियल को माना है लेट, ये मेरा पोटेंशियल क्या है, VP है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, VP हो जाएगा, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। इसको मैं मान लेती हूँ सपोज V1, ठीक है। और चलो इसको मैं मान लेती हूँ V2, सिंप्लिसिटी करने के लिए। ये V1 है, ये V2 है, ये VP है ना, और ये RF है, ये रेजिस्टेंस R है। तो सब लोगों ने ड्रॉ कर लिया, मैं स्टार्ट करूँ इसकी कैलकुलेशन करना। Yes, ma'am. और यहाँ पे हम हाथ के हाथ इसके करंट भी एज्यूम कर लेते हैं। ये करंट क्या होंगे, करंट लेट इसमें मैंने माना कि इसके अंदर करंट है I1, इसके अंदर जो करंट है वो I3 है, इसके अंदर जो करंट गया है वो क्या है, I2 है, और इसके अंदर जो करंट गया है वो I4 है, और यहाँ पर भी हम एक करंट मानते हैं जो हम पहले मानते थे। यहाँ पे हम मान लेते हैं I5, और यहाँ पर हम मान लेते हैं I6, ठीक है। सारे में मैंने करंट्स जो हैं एज्यूम कर लिए हैं। तो सबसे पहले सब लोगों ने ड्रॉ कर लिया इसको, सर्किट को स्टार्ट करूँ मैं बताना। Yes, ma'am. एक मिनट, सबसे पहले पॉइंट अगर हम लगाएं, पॉइंट P पर क्या होगा, VP इज इक्वल टू V2 बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम नोड P पे लगाएं, नोड P पे I5 करंट इज इक्वल टू I6 करंट। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। भाई यहाँ पर इसके अंदर तो करंट जाता नहीं है, अगर आप इसे मान भी लेते हैं तो I5 प्लस I7 इसको मान लीजिए, चलिए इसको मैंने I7 मान लिया है, ठीक है। लेकिन I7 करंट क्या होता है, I7 करंट आपका 0 होता है, क्योंकि VP एंड V2 आर ऑन सेम पोटेंशियल, VP एंड V2 आर ऑन सेम पोटेंशियल, आर सेम बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू तो आ गई आपकी 0, और आपका I5 इज इक्वल टू हो गया I6। अब I5 वैल्यू क्या है बताना जरा मुझे, ये है 0 माइनस VP अपॉन R इज इक्वल टू VP माइनस V0 बाय RF। एक मिनट, तो
तो ये क्या हो जाएगी, माइनस Vp बाय आर इज इक्वल टू Vp माइनस बी नॉट बाय आर है। मुझे Vp की वैल्यू बताओ क्या आएगी फटाफट, टेल मी। Vp की वैल्यू बताओ बच्चे। Vp की वैल्यू कितनी आएगी, ये Vp क्या V नॉट की वैल्यू बता दो, सॉरी Vp नहीं, V नॉट की वैल्यू बताओ। 1 plus RF upon R1 into VP. 1 प्लस आर एफ बाय आर इंटू Vp, है ना। और यहाँ Vp से VP किसके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। Vp की जो वैल्यू है, अभी हमें थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन इसका बनेगा, आर एफ बाय आर इंटू V2 भी रख सकती हूँ मैं, क्योंकि वो दोनों सेम पोटेंशियल पर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको स्निप करके, चलिए इस इक्वेशन को हम जो है एक नाम दे देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, और इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पर मैं इस सर्किट को दोबारा मैंने पेस्ट कर दिया है। आई थिंक इट इज़ विजिबल। अभी हमारा ऊपर वाली इक्वेशंस के बीच में रिलेशन निकल गया है। अभी हम इसमें जो है फिर से एक KCL लगा लेते हैं, एक नोड जो हमारी है इस वाली नोड पर। इस नोड का नाम मैं 1 दे देती हूँ। एट नोड 1 हमने क्या लगाया, KCL। KCL क्या कहता है, I1 इज इक्वल टू, चलो I1 वैसे तुम लोग निकाल ही लोगे, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम नोड 2 पर, एट नोड 2 पर लगाते हैं KCL, I2 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है बच्चे, I2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मैं अगर एक करंट मान लूँ I8, तो I2 किसके इक्वल है, I8 प्लस I4 के। और आपको पता है कि हमारा जो I8 करंट है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पर जो V2 और Vp जो है वो सेम पोटेंशियल पे है, इक्वल है, सेम है। ठीक है, तो I8 की वैल्यू 0 हो गई और I2 इज इक्वल टू I4 हो गया। एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ से आ गई, एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ से आ गई। अब I1 करंट, I2 करंट, इनकी जरा वैल्यूज को हम देख लेते हैं क्या बनेंगी है। I1 की वैल्यू क्या होगी, चलो I1 करंट की वैल्यू बताओ क्या, I1 इज इक्वल टू V इन माइनस V1 ओवर Z1। I2 करंट क्या होगी, I2 करंट इज इक्वल टू V1 माइनस V2 इंटू Z2, सॉरी अपॉन Z2। I3 करंट क्या होगी, I3 करंट होगी V1 माइनस, और अगर आप ये देखें, ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है, हाँ I3 देखिए, जो आपकी I3 करंट है वो यहाँ से यहाँ तक के बीच में है, V1 माइनस V0 अपॉन Z3। और I4 जो करंट है वो क्या है आपकी, V2 माइनस 0 अपॉन Z4। ठीक है, तो ये जितनी भी वैल्यूज आपकी आई हैं आपस में, आप यहाँ से क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे, यहाँ तो कोई डाउट है,
ये सेकंड ऑर्डर हमने स्टार्ट किया था। सेकंड ऑर्डर में हमने एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमने इम्पीडेंसेस दिखा दिए। इम्पीडेंसेस दिखा के हमने सब वोल्टेजेस और करंट का नाम रख दिया और यहाँ पर वोल्टेजेस और करंट के बीच की इक्वेशंस हमने निकाल ली। तो सबसे पहले जो है आप इक्वेशन इसको 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, इक्वेशन 1 हमने मान रखी है। अब आप क्या करिए, सबसे पहले तो अगर आप I2 इज इक्वल टू इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, यूज इक्वेशन नंबर 3 जिसमें बोला है कि I2 इज इक्वल टू I4। I2 इज इक्वल टू I4 जब आप रखेंगे तो यू विल गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन V1 एंड V2। तो पहले मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V1। फटाफट इसको रखिए और मुझे बताइए क्या वैल्यू आ रही है आपकी V1 की। बताइए क्या वैल्यू आ रही है कोई? into 1 upon Z2 Z4. V1 इज इक्वल टू V2 in bracket 1 plus Z2 upon Z4. इंटू V1 V2. V2। ठीक है, अब क्या करिए, इस इक्वेशन में V2 की वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, ये वाली, ठीक है। और यहाँ पर इस चीज को सिंपलिसिटी करने के लिए इसने इस टर्म को, ये कौन सी टर्म है, ये हमारा पास बैंड गेन है जिसको हम AF से रिप्रेजेंट करते थे। तो आप क्या लिख सकते हैं, V0 इज इक्वल टू AF इंटू V2। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आएगा। उससे बचने के लिए यहाँ पर 1 प्लस RF को बार बार लिखने की जगह हमने इसको क्या नाम दे दिया है, AF। तो अगर आप V0 इज V2 की वैल्यू रख देंगे तो आपके पास एक V1 और V0 में वैल्यू आ जाएगी। तो V1 क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू 1 प्लस Z2 बाय Z4 और V2 की वैल्यू क्या आ रही है, V0 बाय AF। I hope it is clear to you. Yes, ma'am. Put value from equation 1। ठीक है, अब आपके पास V1 और V0 में रिलेशन आ गया है। अब आप अपनी इक्वेशन नंबर जो ये थी, इक्वेशन नंबर 2 को यूज करें। इक्वेशन 2 वो क्या कहती है कि I2, क्या कह रही है वो इक्वेशन, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। मैं यहाँ पर इसको क्या बन रही है इक्वेशन, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो यहाँ पर सारे करंट की वैल्यूज को आप रख लीजिए, फटाफट रखिए पहले, और फिर यहाँ से रिलेशन निकाल दीजिए V0 ओवर Vin का। पहले आप निकालो चलो इसका एक्सप्रेशन, क्योंकि थोड़ा सा लंबा बनेगा। एक बार ट्राई करो यहाँ पर वैल्यूज पुट करना। कोई सॉल्व कर रहा है इसको? जहां जहां V1 आ रहा है वहां तो आप ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, और जहां जहां V2 आ रहा है वहां पर आप ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। मैं आपको बता दूं, V1 तो ये है और V2 इक्वेशन जो है, V2 बन रहा है आपका क्या, V0 बाय AF। तो जहां जहां आपका V1 आ रहा है वहां तो आप ये वाली इक्वेशन पुट कर दीजिएगा, और जहां जहां आपका V2 आ रहा है वहां पर ये एक्सप्रेशन पुट कर देना। तो यू विल फाइंड दैट योर इक्वेशन विल कम इन V0 बाय Vin। सारी की सारी जो वैल्यूज है वो केवल V0 और Vin की टर्म्स में ही आ जाएगी।
try to solve it. और जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा V naught by V in is equal to AF Z3 Z4 Z3 Z4 plus Z1 Z4 1 minus AF plus Z2 Z3 plus Z1 Z2 plus Z1 Z3. This is the final expression. ठीक है, जिन लोगों को जाना है वो लोग जा सकते हैं. आई विल टेक देयर अटेंडेंस. और जो बच्चे ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके फाइनल आंसर लाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर उनके साथ हूँ. So if you want to leave, you can leave. I will mark your attendance. And those students who are doing this equation and solving the final results, I am with them. I am here to help them. Okay? कितने बच्चे से solve कर रहे हैं मुझे बताइए. Please raise your hands. सत्यम, राहुल, रिया, सत्यम सिंह, शिवम, यति, साक्षी, यश द्विवेदी, उमेश. ठीक है बच्चे, जिन लोगों को जाना है दे कैन लीव. और जो लोग ये एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं आप एक्सप्रेशन सॉल्व करिए. मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ. आप बताइए कि क्या आ रहा है और क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ. आंसर मैंने दे दिया है. मैम हाँ जी, मैम ये तो हो जाएगा मैम. पिछला क्लास मेरा छूट गया थोड़ा, आप एक बार समझा देती मैम वो जो था हाई अच्छा. पास फिल्टर लोग. कौन से बच्चा है, क्या नाम है बच्चे आपका? मैम सत्यम मिश्रा. मैम पिछला क्लास मेरा बस छूट गया थोड़ा. तो ठीक है सत्यम, मैं आपको आप लोग जितने लोग कर रहे हैं इसको सॉल्व कर लीजिए. इतने में सत्यम मिश्रा को एक बार जल्दी से पुरानी क्लास का रिकैप दे देती हूँ. ठीक है सत्यम, हमने लास्ट क्लास में फिल्टर्स स्टार्ट किया था. फिल्टर्स जैसे आपको नाम से समझ में आता होगा, कोई चीज़ को फिल्टर करना, कुछ जो हमारा डिज़ायर करेक्टरिस्टिक्स है उसको पास करना. जैसे हम अपनी चाय छानते हैं तो उसके लिए हम छन्नी का इस्तेमाल करते हैं. पानी को प्योर करने के लिए हम अपना जो है फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं. तो ऐसे आपने फ़िल्टर्स का नाम सुना हुआ होगा. फ़िल्टर्स का मतलब होता है कुछ वैल्यूज़ को पास करना और कुछ वैल्यूज़ को स्टॉप करना. ठीक है, एक्चुअली हमारा जो एनालॉग है उसमें फ़िल्टर का मतलब है फ्रीक्वेंसी. F स्टैंड्स फॉर फिल्टर और F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर हम अपनी पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करते हैं. जैसे कि आप FM सुनते हैं, आप रेडियो में सुन रहे हैं कुछ चीज़, तो आपको एक फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करना होता है उस चैनल को सेलेक्ट करने के लिए. फॉर एग्जांपल 97.3 आप सुन रहे हैं कोई चैनल, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, अपने जो वो फ्रीक्वेंसी वाला जो बैंड होता है उसको चेंज करते हो, फ्रीक्वेंसी वाला जो नॉब होता है, और उसको 97.3 पर सेट कर देते हो. लेकिन अगर आपका पास जो है 96 पे हो जाता है या 98.1 पर हो जाता है, तो आपको 97.3 वाली जो वैल्यू है उस चैनल का वो आपको सुनाई नहीं देता. ऐसा हुआ है आपके साथ सत्यम कभी? आपने कभी ट्राई किया है ना? तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही पास करता है और जो हमारी अनवांटेड चीज़ें होती हैं उनको स्टॉप कर देता है. ठीक है, यस मैम. तो F स्टैंड्स फॉर फिल्टर और F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी. तो फिल्टर यहाँ पर एनालॉग के केस में क्या काम करता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पास करता है और बाकी फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करता है. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कई तरह के फिल्टर्स होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, एक्टिव और पैसिव, ऑडियो और रेडियो. हम यहाँ पर एक्टिव फिल्टर्स के बारे में बात करेंगे. बेसिकली फिल्टर्स जो हैं आपने पढ़ा होगा, एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं और पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं. जो आपने नेटवर्क्स में आपने फिल्टर्स पढ़े होंगे उसमें केवल आप सिंपल R और C लगाते थे अगर आपको कुछ याद हो. लेकिन यहाँ पर हम एक्टिव फिल्टर्स यूज़ करेंगे. एक्टिव फिल्टर्स का मतलब है कि यहाँ पर आप R, L, C के साथ साथ कोई एक्टिव कंपोनेंट भी यूज़ कर रहे हैं. एक्टिव कंपोनेंट का मतलब है हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अपना ओपैम्प, क्योंकि हम ओपैम्प से सारी चीज़ें सीख रहे हैं. हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं,
हम यहाँ पर बीजेटी भी लगा सकते हैं, मॉसफेट भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो है ओपैम्प के साथ फिल्टरिंग। जो आरएलसी आप नेटवर्क्स में पढ़ते थे सिंपल आर और सी लगाकर, उसका काम क्या होता था, केवल फिल्टर करना। लेकिन यहाँ पर जो एक्टिव फिल्टर्स हैं, इनका काम फिल्टरिंग के साथ साथ आपकी सर्किट को बूस्ट करना भी है, एम्पलीफाई करना भी है, एम्पलीफाई करना। जैसे कि भाई रेडियो स्टेशन कहाँ पर है आपका, दिल्ली में है, और जो है आप सुन रहे हैं गाजियाबाद में, तो क्या होगा, आप सोचो कि सिग्नल वहाँ से सिग्नल आ रहा है, लेकिन सिग्नल जो है कितना ज़्यादा एटीन्यूएट हो गया होगा। भाई जो है सिग्नल बहुत कम वैल्यू का होता है ना, मिली वोल्ट्स का होता है, सिग्नल बहुत ज़्यादा एटीन्यूएट हो जाता है। तो आपके जब रेडियो रिसीवर पे वो पहुँचता है, तो पहला काम तो आप क्या करोगे कि इस चैनल की वैल्यूज़ को आप उठाओगे, मतलब उसको फिल्टर करोगे। प्लस आप क्या करोगे कि सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ही कम है, सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो हमारे जो एक्टिव फिल्टर्स होते हैं उनका काम यही होता है कि वो आपका फिल्टरिंग भी करते हैं और एम्पलीफाई भी करते हैं। समझ में आई इतनी बात? यस मैम। ठीक है। अब आपने जो है पुरानी क्लास में भी पढ़ा होगा, 4 टाइप के फिल्टर होते हैं, लो पास, हाई पास, बैंड पास और बैंड रिजेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर एक नई चीज़ पढ़ेंगे जो है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कि फर्स्ट ऑर्डर का फिल्टर है, सेकंड ऑर्डर का फिल्टर है, nth ऑर्डर का। जितने ऑर्डर होता है उतने आरसी पेयर होते हैं। जैसे आपने नेटवर्क में पढ़ा था, एक आर और एक सी लगा दिया तो एक ऑर्डर का हो गया। आज जो मैंने स्टार्ट किया उसमें 2 आरसी पेयर दिखाऊंगी, जो Z1, Z2, Z3, Z4 है। ठीक है। अब लो पास फिल्टर की हम बात करते हैं। लो पास फिल्टर का मतलब क्या है कि वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, जैसे मैंने बोला कि 1 किलोहर्ट्ज, तो 1 किलोहर्ट्ज से लोअर फ्रिक्वेंसीज को पास कर देगा और उससे ज़्यादा वाली फ्रिक्वेंसी को स्टॉप कर देगा। ये देखो, इसका एक ये जो कलरफुल डायग्राम मैंने बना रखा है, जैसे कि मैंने बोला कि 6 किलोहर्ट्ज इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, तो 0 से 6 किलोहर्ट्ज तक को तो ये क्या कर रहा है, पास कर रहा है, और 6 से ज़्यादा जैसी होती है वो स्टॉप कर देता है। आइडियली मेरा फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए, आइडियली मतलब, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि 6 को वो एग्जैक्ट 6 मान ले। आप देखते होंगे कि जैसे 97.3 है चैनल, ऐसा नहीं है कि 97.3 पर ही एग्जैक्ट सिग्नल आ रहा होता है, कई बार 97.29 या 28 या 27 पर भी आपका सिग्नल आता है। ठीक है, तो वो क्या हो गई, आपकी रियल लाइफ कंडीशन हो गई या एक्चुअल रेस्पॉन्स हो गया। तो एक्चुअल रेस्पॉन्स कुछ इस तरीके का होता है, जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है, ये क्या है, पास बैंड है, और इधर क्या है, स्टॉप बैंड। और ये जो मैंने एक स्लोप दिखाया है, दिस वन, जहाँ पे ब्लू कलर की लाइन आ रही है, इसको बोला है मैंने ट्रांजिशन बैंड। इन केस ऑफ आइडियल द वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन बैंड इज 0, बट इन केस ऑफ एक्चुअल रेस्पॉन्स और द प्रैक्टिकल फिल्टर सर्किट द ट्रांजिशन बैंड इज नॉट 0। इसका मतलब क्या होता है कि इसे यहाँ तक आने में और यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगेगा या कुछ फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो भाई जब हमारा आइडियल रिस्पॉन्स ऐसे होता था तो हम बता देते थे ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इससे कम वाला जो है, सॉरी इससे ज़्यादा वाला स्टॉप बैंड है और इससे कम वाला हमारा पास बैंड है। बट इस वाले केस में हमें ये फाइंड आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपका गेन होता है उससे, अगर वो गेन जो है डीबी में रिप्रेजेंट किया है, हाँ हेलो, जो गेन आपका डीबी में दिया हुआ है उससे -3 dB गेन आप निकाल लेते हैं। मान लो ये 30 दे रखा है, 30 से -3 करेंगे तो ये 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और जिस पॉइंट पर ये 27 कट कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, हाँ कोई बच्चे को कुछ कहना था, एनीबडी? ठीक है, अब ये जो है, अब हमने जो नेक्स्ट क्लास में करा था वो हमने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर लो पास और फर्स्ट ऑर्डर हाई पास सर्किट बनाए थे, उनका एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया था। और जैसे आज हमने इक्वेशन सॉल्व करी है वैसे ही हमने ये इक्वेशन को सॉल्व करा था, और इक्वेशन में हमने मैग्नीट्यूड और फेज निकाल लिया था। मैग्नीट्यूड जब हमने निकाला था इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद, तो ये हमारे पास आ गया था, ये जो मैंने 2 एरो से दिखा रखे हैं, ये लो पास के लिए आ गया था, ये हाई पास के लिए आ गया था। और इसी से रिलेटेड बस हमने ग्राफ हमने डिज़ाइन करा, डिस्कस करा, और जो है क्या करा हमने, एक हमने डिज़ाइनिंग के न्यूमेरिकल करे, ये हमने इसको डिज़ाइन कर लिया। ऑर्डर का मतलब होता है जितना ज़्यादा आपका ऑर्डर होगा
उतना ही आपका फिल्टर जो है आइडियल कंडीशन की तरफ मूव करता रहेगा। इसका मतलब क्या है, उतना ही ज़्यादा ये जो स्लोप है ये यहाँ पर मूव होता रहेगा। मैम वो जो सर्किट था मैम वो समझा दीजिएगा, क्योंकि मतलब ये तो जो पहले पढ़ रखा था ये एक छूटा था सर्किट जो था, सर्किट डायग्राम वगैरह कैसे बना था। ये वाला? यस मैम, वर्क कैसे करता है थोड़ा सा वो। अच्छा देखो, जैसे आज ये सिंपल पहले एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना लो, इसमें यहाँ पर Z1 और Z2 दिखा लो। आज वाले क्वेश्चन में मैंने Z3 और Z4 भी दिखाए हैं, क्योंकि वो सेकंड ऑर्डर का है। सेकंड ऑर्डर का मतलब है उसमें 2 RC पेयर है, फर्स्ट ऑर्डर में 1 RC पेयर है। तो यहाँ पे Z1 और Z2 लिख लिया। फिर यहाँ पर बनाया लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर का मतलब क्या है कि पहले रेजिस्टेंस आएगा R और फिर आ जाएगा कैपेसिटेंस। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, हाई पास के केस में C और R आ जाएगा। फिर हमने क्या लगा लिया, V0 इज इक्वल टू 1 प्लस RF/R1 नॉन इन्वर्टिंग का गेन होता है। सेम यहाँ पर भी ऐसे कर लिया, Z1 की वैल्यू R रख ली, और Z2 जो होता है, अगर आपको याद हो, हम जो है लाप्लास में 1/SC लेते हैं, 1/SC लेते हैं, और उस ये वाली जो वैल्यूज है हमने यहाँ पर दी, VA इज इक्वल टू Z2 ओवर Z1 बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते चले गए। फिर क्या हुआ, यहाँ पर आपकी हमने ये एक्सप्रेशन बन गया। फिर आपने S इज इक्वल टू J ओमेगा रख दिया, J ओमेगा रख दिया। फिर आपको क्या करना है, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करने के लिए आपने इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। उस एक्सप्रेशन से आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया और फेज निकाल लिया। ठीक है सत्यम? देखो बच्चे, इसको ना अपने आप से ट्राई करना। ये एक्सप्रेशन, जैसे मैं कितना भी एक्सप्रेशन लिख दूं, वो आपसे तब तक नहीं होगा जब तक आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है? ओके, हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने। हाँ, सारे रूल्स जो हैं वो आपके बेटा पहले वाले ही हैं, कोई इसमें नया रूल नहीं है। बस आपको सर्किट सॉल्व करना आ जाना चाहिए। आपके सामने कोई भी सर्किट हो, सब में वही फॉर्मूले लगने हैं। या तो नोड पे KCL लगेगा, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, वर्चुअल ग्राउंड होगा, और बस उन करंट्स की वैल्यूज को उठा के इधर उधर रखकर V0 ओवर V इनका रिलेशनशिप आपको निकालना होता है। तो सत्यम, एक बार आप ट्राई करना इस एक्सप्रेशन को। एक चीज डाउट था मैम, मतलब सर्किट में ऐसा क्या है कि मतलब वो इस रेंज के मतलब रोक रहा है, फिर इस रेंज को मतलब फिर पास कर दे रहा है, दोनों सर्किट के डिफरेंस वो चीज समझ नहीं आ रहा थोड़ा। डिफरेंस बच्चे बस क्या होता है, जैसे कि आपने इसका डिजाइनिंग देखा, डिजाइनिंग का मतलब तो वही हो गया ना कि आप इसको बना रहे हो, है ना। अब आपने क्या करा है कि फर्स्ट जो R और C की वैल्यूज होती है ना, एक्चुअली वो डिसाइड करती हैं कि आप कितना पास कर पाओगे। जैसे कि आपको एक फिल्टर बनाना है जो 1 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को पास कर दे और बाकी की फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप कर दे, तो आपको C और R की वैल्यूज में सिलेक्शन चाहिएगा। ठीक है, F इज इक्वल टू 1/2 पाई RC। तो जो कैपेसिटेंस आपके पास है उसके हिसाब से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर जितना आपको गेन चाहिए आप उतना निकाल लेते हैं। आप ऐसा करना, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है ना, तो आप इसे टिंकर कैड पे ड्रॉ करके देखना सर्किट को, ठीक है मैम। और फिर आप उसे रन करके देखना। जैसे ये सर्किट हमने बनाया ना, ये वाला, यही वैल्यूज लेकर आप इसको ड्रॉ कर लो। तो जब आप इसका आउटपुट चेक करोगे ना, तो आपको आपका आउटपुट ये दिखाएगा कि भाई 1 किलो हर्ट्ज तक के लिए तो पास करेगा, और अगर 5 किलो हर्ट्ज हो जाए या 6 किलो हर्ट्ज हो जाए या 7 हो जाए तो वो पास नहीं करेगा, आपका आउटपुट 0 आने लगेगा। हम ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, मतलब अभी तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सिलेबस ज़्यादा होने की वजह से ये 3rd ईयर का और 2nd ईयर का मिक्स कर दिया है इन्होंने। पहले ये जो है, ये टॉपिक केवल 3rd ईयर में एक यूनिट होती है एक्टिव फिल्टर्स की, लेकिन तुम्हारे में सिंपल एक टॉपिक डाल के छोड़ दिया है। अब टॉपिक डाल के छोड़ दिया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए। 3rd ईयर में हम इसका एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं, तो बच्चे को ना क्लियर हो जाता है कि थ्योरेटिकली ऐसा था और प्रैक्टिकली भी वो करके देख लेता है CRO पे। बट आपके केस में इसीलिए हो सकता है थोड़ा सा डाउट आ रहा हो। बस आप इसको ये समझ लो कि अगर ये सर्किट मैम वही डाउट था कि R और C को इंटरचेंज करने पे मैम पूरा मतलब वर्किंग प्रिंसिपल ही बदल जा रहा है। हाँ, क्योंकि इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है ना वो बदल जाता है पूरा। यहाँ पर अगर आप देखो, मैंने यहाँ पे जो एरो दिखा रखा था ये वाला, यहाँ पर देखो इसका जो गेन है वो है AF अपॉन √1 प्लस F/FH। जबकि अगर हाई पास के लिए देखो तो FL वाला जो टर्म है ये ऊपर आ रहा है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला टर्म। तो ये डिफरेंस आ जाता है।
ओके मैम। एक बार बच्चे ट्राई करना, और अगर तब भी कंफ्यूजन रहता है तो मैं दोबारा बताऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ भाई क्लास हुआ किसी का ये एक्सप्रेशन सॉल्व आया आपका, ये जो मैंने आज करवाया, ये दिस एक्सप्रेशन किसी का सॉल्व हुआ? हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी स्टूडेंट का सॉल्व हुआ ये एक्सप्रेशन? मैम इसे कर लेंगे मैम, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आप कर लेना, कोई बात नहीं। लेकिन और किसी ने, और कोई बच्चा कर रहे हैं ना, इतने सारे बच्चे, तो वो बताएं उनका कुछ हो गया? मैम इसको तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इम्पिडेंस ना ले आरसी कंपोनेंट को सीधे करते चले आएं, क्योंकि अभी लास्ट में भी आरसी कंपोनेंट रखना होगा। वो आरसी कंपोनेंट रखना है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आपके पास एक जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगा ना, तो वही चीज़ आप लो पास में भी कर लेंगे और हाई पास में भी कर लेंगे। अभी अगर आप इतनी सारी क्योंकि अल्टीमेट हमें बाद में जाके क्या करना होगा, जो ये आर और सी की वैल्यू है ना, इनको इक्वली रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका एक्सप्रेशन जो है मिनिमाइज होगा। ओके मैम। वरना अगर आप सारी चीज़ साथ में लेके चलेंगे ना, C2 C3 R1 R2 R3 R4 और R ऊपर का और R है, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए इसको सिंपल बनाने के लिए हमेशा इसको जर्नल स्ट्रक्चर में बनाते हैं, और फिर जर्नल स्ट्रक्चर में जो भी लो पास है या हाई पास है, उसमें उसकी वैल्यूज़ को हम फिट कर देते हैं और आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व इट। कर रहे हैं आप लोग या जा रहे हैं छोड़ के? कोई कर रहा है ये एक्सप्रेशन?